हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टूडियो में। आज के सेशन में करने वाले फ्रेंड्स CDP 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है PYQ का हमारा सीरीज चल रहा है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जिसमें हमने 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर का पेपर CDP EVS मैथ्स का कर लिया है। अगर आप उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर दोस्तों सीटेट ऑनलाइन पेपर एनालिसिस ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 23 दिसंबर 2021 में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उस पेपर का CDP का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मान लीजिए आपके माइंड में है कि बच्चों का जो आचरण है उसको हम रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट या आपका ये विचार किस प्रकार, मतलब ये जो विचार है वो किससे प्रभावित होता है, यानी आपका जो विचार है उससे कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, उस विचार के माध्यम से। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे का जो आचरण है उसमें परिवर्तन लाने के लिए दंड देना होगा, मीन्स कि आप ये मान रहे हैं कि बच्चे का जो विकास है वो वातावरण पर डिपेंड करता है। आप ये नहीं मान रहे हैं कि आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है। आप ये नहीं मान रहे हैं, यहाँ तो दोनों दे दिया, आनुवंशिकता आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप केवल ये मान रहे हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने के लिए दंड देना है, मीन्स कि बच्चे का जो विकास है वो केवल वातावरण पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा केवल वातावरण। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक कॉन्सेप्ट या एक अवधारणा जो आपके माइंड में अगर है कि बच्चों का जो आचरण है उसको हम दंड द्वारा ही चेंज कर सकते हैं, तो ये विचार किस आधारित, मतलब किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, यानी बच्चे का जो विकास है आनुवंशिकता से प्रभावित होता है या आनुवंशिकता और वातावरण से होता है या केवल वातावरण से होता है। तो दोस्तों ये जो विचार है वो ये झलका रहा है कि बच्चे का जो विकास है वो केवल वातावरण से प्रभावित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 2। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो मोटे मोटे वर्क होते हैं वो बच्चे पहले कर लेते हैं, महीन जो वर्क होते हैं वो बाद में करते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना, लिखना, शर्ट का बटन लगा लेना, है ना। लेकिन बड़े चीज़ों को, बोतल को पकड़ लेना, बॉल को पकड़ लेना, फेंक देना, तो ये थोड़े मोटे वर्क हो गए, तो ये बच्चे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमोडेस्टल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चले कि ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था सीटेट का उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल था और हमें किस प्रकार से मतलब प्रैक्टिस करनी है। इसे एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन भी आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस भी आपका हो रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स जो भी कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के ये लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जज कर पाएंगे 30 में से कितना हमारा सही हो रहा है और हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ न्यू चीज़ें लगती हैं आपको कि ये हमने नहीं पढ़ा है, उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद उसका जो भी कंटेंट है उसको आप पढ़िए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। देखिए यहाँ पर गत्यात्मक और संज्ञानात्मक जो विकास है फ्रेंड्स, यानी कि मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। कहा जाता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। तो आपका फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। अब देखिए प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड हो जाएगा परिवार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यानी बच्चे का जो समाजीकरण है स्टार्ट होता है अपने परिवार से। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। बैगोस्की और जीन पियाजे एक दूसरे के एकदम बिल्कुल अपोजिट है भाषा और चिंतन के बारे में। बैगोस्की बोलते हैं कि पहले
बच्चे का भाषा का विकास होता है, उसके बाद मतलब कि कॉग्निशन यानी कि चिंतन वो कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले चिंतन यानी बच्चे में पहले चिंतन कॉग्निशन डेवलप होते हैं, उसके बाद वो भाषा का विकास यानी कि उनके अंदर होता है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, तो ये बोलते हैं जीन पियाजे, लेकिन भाषा चिंतन का निर्धारण ये वाइगोस्की बोलते हैं। तो हमारे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 6 में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक ऐसे पतला सा ऐसे गिलास है, ठीक है, और एक ऐसे गिलास है थोड़ा चौड़ा है, ठीक है। अब दोनों में पानी सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे पानी अगर भरा जाए तो यहाँ तक जब पहुँच जाएगा उतना ही पानी इसमें भरा जाएगा तो यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो अनु को क्या लग रहा है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक पानी है, मतलब इससे इसमें अधिक पानी है, अनु को लग रहा है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है, यानी कि ये कैसे सोच रहे, केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। यानी यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन, सेरिएशन, कंजर्वेशन, मैचुरेशन, तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वो अभी कंजर्वेशन का सिद्धांत तो उसमें नहीं हुआ है, तो संरक्षणता तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीयता, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन उसमें अभी है, यानी कि अभी वो फ्रेंड्स सेकंड स्टेज में है। 4 जो चरण जीन पियाजे ने बताया है ना अर्ली चाइल्डहुड में, अभी वो अनु है, इसलिए उसके अंदर अभी सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयता का भी थॉट है। आगे हम बात करते हैं 7 में क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीय तथा किस क्रिया को उलटे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। यानी कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है फ्रेंड्स, रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन, रिवर्सिबिलिटी ये किस स्टेज में आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिवर्सिबिलिटी जो है ना मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि यहाँ पर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी नहीं आता है। जैसे अभी हमने बताया कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी ये सब नहीं आता है। एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी कि किस स्टेज में क्या आता है, शॉर्ट में आपको याद करने में ईजी होगा। जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल में क्या क्या होता है, ठीक है। आप देखिए प्री ऑपरेशनल में बहुत सारी चीज़ें कि जैसे कंजर्वेशन नहीं होता है ना, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होता है और रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आके डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। एक गणित अध्यापिका गणित के टीचर हैं, उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता, यानी कि जिनमें थोड़ा सा स्किल ज़्यादा डेवलप है या जो थोड़ा सा होता है ना कि उनमें ज़्यादा स्किल डेवलप है, तो कहा जाएगा कि थोड़ा अपने भी साथी को गाइड करो, हेल्प करो। जैसे क्लास में जो बच्चे पढ़ने में थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं या जिनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, तो उनको कभी कभी टीचर क्या बोलते थे, चलो आज तुम ही पढ़ाओ, या चलो मतलब कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको तुम हेल्प करो। तो ये आप बताइए कि वो किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। लियो वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद का उपयोग कर रही है, बीएफ स्कीमर का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का सिद्धांत, जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा लियो वाइगोस्की, क्योंकि ये समाज से सीखने की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 9 में क्या है, लियो वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए लियो वाइगोस्की जो है ना SCL की बात करते हैं, यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ये सोसाइटी, कल्चर और लर्निंग, लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। 3 चीज़ को ये ज़्यादा बात करते हैं, 3 चीज़ पर, ठीक है। तो इसके लिए फेमस है वाइगोस्की। तो आप जब भी वाइगोस्की का नाम आएगा तो अगर आपको दिखेगा कि वहाँ पर वो देखिए परिपक्वता की ये बात नहीं करते तो ये नहीं हो जाएगा, भौतिक जगत का ये बात नहीं करते ये नहीं हो जाएगा, देखिए इसमें भी परिपक्वता ये भी नहीं हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाषा और संस्कृति ये हो जाएगा, ठीक है। भाषा और संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या बताया, समाज के बारे में बात करते हैं, संस्कृति के बारे में बात करते हैं और भाषा के बारे में बात करते हैं, 3 चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो भाषा और संस्कृति आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर क्या है, एक अवधारणा है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जेंडर की बात की गई है, जेंडर, ठीक है। तो ये कैसा अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक और शारीरिक। ये फ्रेंड्स सामाजिक है, समाज ने जेंडर को बनाया है। देखिए जो सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल अवधारणा है, लेकिन जो जेंडर है फ्रेंड्स ये सामाजिक अवधारणा है। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, बहुत बार ये भी पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स ये समाज ने जेंडर बनाया है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 11। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जंतुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। अब ध्यान से समझिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत जो है दोस्तों, उसके अनुसार वो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, जंतुओं और खनिजों की पहचान करी, यानी प्रकृति, एक तरह से ये बोल सकते हैं प्रकृतिवादी। तो यहाँ फ्रेंड्स साफ साफ आपको दिख रहा है प्रकृतिवादी, प्रकृति से रिलेटेड वो ज़्यादा चीज़ों को वर्गीकरण करने और पहचान करने में सक्षम है, तो वो प्रकृतिवादी है। आगे हम बात करते हैं 12 कक्षा में। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 1 मिनट, हाँ सही है, प्रकृतिवादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में क्या है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उसको हमें संभालना है। जैसे आप अगर टीचर बनते हैं और आपके क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो उनको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाएंगे। देखिए कड़े नियम ये निगेटिव हो गया, ये ऐसे ही आपका कैंसिल हो गया। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित नामक परीक्षण। अब देखिए परीक्षण वगैरह ऐसे करके हम बच्चे का अलग अलग ये करेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। अब देखिए ये तो देख लेते हैं आगे। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर, ये सबसे बेटर है। अधिगम के लिए हम अलग अलग उसको अवसर प्रदान करेंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव है। बच्चों को अवसर प्रदान करना ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम बात करते हैं 13 में फ्रेंड्स क्या है, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। अब ध्यान समझिएगा, वो हिंस वाला स्टोरी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 8 वर्ष का रोहित है, उसको लगता है कि चोरी करना क्या है, गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। वो इसलिए सोच रहे हैं कि चोरी करना गलत है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम चोरी करेंगे तो दूसरे लोग हमें क्या कर देंगे, निकाल देंगे, हमें मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। यानी कि लोग हमें अच्छा नहीं समझेंगे, लोग हमारे व्यवहार की वजह से हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि चोरी करना गलत है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो आपने 3 स्टेज यानी कि लेवल और स्टेज है, 6 स्टेज है, 3 लेवल है, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। इस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। जो 3 लेवल है और उसमें एक लेवल में 2-2 स्टेज हैं, टोटल 6 स्टेज हैं। तो आप बताइए कि जो रोहित है वो मतलब नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार इस चरण को प्रस्तुत कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, दंड और आज्ञाकारिता। देखिए यहाँ पर दंड की तो बात है ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था इसके वजह से, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आपका हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा सोचता है ना कि नहीं हमें अच्छा बनना है समाज के नज़र में, घर वालों की नज़र में, इसलिए हमें ये काम नहीं करनी है, गलत है क्योंकि हमें लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा चरण आएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की के अंदर इसका ये आचरण आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 14 में क्या हो जाएगा, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है। देखिए बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष में बच्चों ने क्या क्या कार्य किया उसका हमने क्या कर दिया, एक संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना। मतलब लक्ष्य क्या है, बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया उसका रिकॉर्ड रखना, ये क्या कहलाता है। आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो, फाइल और रूब्रिक, ये इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर ये पोर्टफोलियो होता है, पूरे साल का पूरा मतलब बच्चे का प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो होता है। आगे हम बात करते हैं 15 में क्या है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा
बच्चों को बनाती हैं। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा की बात की गई है, तो बच्चों को क्या बनाएगी? निष्क्रिय तो बनाएगी नहीं, सक्रिय अनुयायी नहीं बनाना है बच्चे को। अन्वेषक निष्क्रिय वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। दो आपका यहाँ पर सक्रिय दिख रहा है, बट एक में अन्वेषक है और एक में अनुयायी है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? यानी बच्चों को आप फॉलोअर्स बनाना है, एक्सप्लोरर्स बनाना है? क्या बनाना है? फॉलोअर्स थोड़ी बनाना है कि बच्चे हमारे फ़ैन बने, फॉलोअर्स बने, ये हमारा बनाना मकसद नहीं होता है। सक्रिय अन्वेषक, बच्चा एक्सप्लोरर बने, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 16 में फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? यानी प्रवाह विस्तारीकरण, आत्म केंद्रीकरण का, बाह्य अभिप्रेरणा का, सृजनात्मकता का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखने से ही आपको पता चल गया सृजनात्मकता का, क्योंकि जो बच्चा मतलब कि क्रिएटिव होगा उसका प्रवाह भी अच्छा होगा, बोलने का, विस्तारीकरण, चीज़ों को विस्तार, लचीलापन, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो सृजनात्मकता का ये पहचान है। आगे हम देखते हैं 17 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों की समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अब देखिए, शारीरिक चुनौती का मतलब क्या हुआ? मतलब फिजिकली बहुत सारी चीज़ों से वो बच्चा मतलब कि झेल रहा हो, ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम। देखिए, मानकीकृत जहाँ पर आ गया ना, तो ये निगेटिव वर्ड है। स्टैंडर्ड ये दोस्तों निगेटिव वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूल में स्थापना। तो इसमें से फ्रेंड्स जो बच्चे शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले हैं विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ये आपको देखना है। आधारभूत अभिगम्यता ये होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी। रिजिड वर्ड भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, मतलब एक निगेटिव वर्ड है, तो रिजिड वर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो विशेष स्कूल में स्थापना, अलग स्कूल में उनको भेजना, ये भी सही नहीं है। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, विद्यालय का, उसको थोड़ा हम ठीक करेंगे, ताकि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका क्लासरूम जो है वो फर्स्ट ग्राउंड में होना चाहिए, यानी फर्स्ट फ्लोर पर होना चाहिए। और ज़्यादा उसमें जो बच्चे व्हील चेयर से आते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन की तरह चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होनी चाहिए, तो ताकि वो आसानी से चढ़ सके, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे, जो कि जो बच्चे मतलब चुनौतियों का अनुभव कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सहयोग मिले, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 18 क्वेश्चन, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? देखिए, इसका इंग्लिश है दोस्तों डिसलेक्सिया। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिकता मनता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानता अक्षमता है। किस वर्ग में इसको सम्मिलित किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन अधिगम विकारों का, यानी कि डिसलेक्सिया किस में आता है? जिसमें बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं, उसके अंदर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया इस तरह से आते हैं। अधिगम विकार एक टॉपिक है दोस्तों, इसको अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, अधिगम विकार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम 19 पे पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। समता, पृथकीकरण और नामीकरण, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाना। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अपनाना ये तो समावेशी का है, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन ये भी है, समता भी है। पृथकीकरण और नामीकरण ये फ्रेंड्स क्या है हमारा, अगर देखा जाए तो देखिए ये निगेटिव है ना, और हमसे पूछा क्या गया है? निगेटिव ही पूछा गया है, हमसे निगेटिव ही पूछा गया है। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। यानी कि जो कुम्हार के बच्चे होते हैं वो संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण यानी कि जो भार का संरक्षण है वो सीख लेते हैं।
और इसका तर्क है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो सही बात है, अधिगम और विकास सामाजिक सांस्कृतिक, ये वाइगोस्की ने बोला है, परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चे समाज में रहकर बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये बताना है कि ए और आर जो स्टेटमेंट है, यानी ये जो बातें बोली गई है कि कुमार समुदाय से संबंधित जो बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, क्या यह बात सही है? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्या यह बात सही है? अगर दोनों सही है तो क्या आर जो है ए का व्याख्या कर रहा है? ये ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा फर्स्ट, अगर ऐसा है तो। अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगर ए सही है आर गलत है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगर दोनों गलत है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो आप बताइए तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी है, और सेकंड फर्स्ट का व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम बात करते हैं 21 जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? देखिए अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करके जब सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा, ये बात किया जा रहा है। प्रथम मतलब फर्स्ट, वो ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को अगर वो सीखने वाले हैं तो पहले उस चीज़ों पर क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे, है ना। याद करना तो बात ही नहीं आएगी, पहले तो देखना होगा। ऐसे और भी आप देख लीजिए, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन तो बाद में आता है। प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना, ये भी बाद में आएगा। पहले तो ध्यान केंद्रित करेंगे ना, चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो आगे का स्टेप करेंगे, है ना। तो ये सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं 22 में फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा है अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लर्नर है अगर उन्होंने कुछ गलती की है, त्रुटि की है, तो उसको समझना एक शिक्षिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वह कमज़ोर है और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही, ये निगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं कर सकते। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध करना भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 कि उसके चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। 23 में फ्रेंड्स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए कैसा? विषय वस्तु नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऐसा भी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगात्मक, बिल्कुल प्रयोग की बात 2020 की जो शिक्षा नीति है वो करती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं 24 में फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती हैं। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल करेगी। समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता, खंडन, कौन सा इसमें से वो व्यवहार का मतलब कि इस्तेमाल, कौन सा तकनीक का इस्तेमाल करेगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं इमोशन मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, नहीं कि सेकंड। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 25 में आपका हो जाएगा क्वेश्चन जो है कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती हैं। मोटिवेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कोई रोहिणी को बढ़ावा नहीं दिया गया है, अपने मन से जो भी उसकी बहन के पास मोटिवेशनल बुक था उसको पढ़ना शुरू करती है। प्रतियोगात्मक अधिगम करता है। आप देखिए कोई प्रतियोगिता का तो तैयारी नहीं कर रही है, लॉकडाउन था, घर में बुक पढ़ा था तो पढ़ रही है। स्वप्रेरित अधिगम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्वप्रेरित, क्योंकि उससे कोई बोला नहीं पढ़ने के लिए, कोई प्रेरित नहीं किया, है ना। प्रदर्शन अभिमुखी ऐसा कुछ नहीं, बाह्य प्रेरित ऐसा कुछ नहीं, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 26 में बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है? अधिगम अक्षमता दर्शाती है, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे, अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, इसमें से क्या दर्शाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 27, इसमें है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं? देखिए प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए कौन सी शैक्षणिक योजनाएं प्रभावकारी है? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त, देखिए ये तो नहीं होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये तो सही है। कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी सही है। उपाख्यान वगैरह का भी हम कर सकते हैं, यानी कि संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, मानचित्र का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी सेकंड आपका नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो देखिए इसमें से आपका जैसे ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है, बाकी है, तो ऑप्शन सेकंड। आगे हम बात करते हैं
दोस्तों 28 में है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि, यानी कि सभी जानकारी को कम से कम क्या बोलती है, 5 बार लिखना है। अत्यधिक प्रभावकारी है, क्या यह विधि अत्यधिक प्रभावकारी है? तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही नहीं होगा, प्रभावकारी नहीं है। प्रभावकारी है क्योंकि जानकारी की 5 बार से पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना, ये भी गलत है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। और आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल की तो कोई बात नहीं है, आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा क्योंकि अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है ये। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स 29 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? समस्या समाधान, कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव यानी कि पहले प्रयास करेंगे फिर गलती होगा, फिर प्रयास करेंगे फिर गलती होगा, इस तरह से, और फिर सही मतलब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। क्या ये विधि है? प्रक्रियात्मक आबद्धता, यानी इसमें से कौन सा आपका सही है? फंक्शनल फिक्स्डनेस, ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, यानी कि इसमें से कौन सा विधि सही है, प्रभावशाली है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए कलन विधि, एल्गोरिदम ये तो सही है, अन्वेषण भी सही है। बिना बोध के ये बिल्कुल नहीं है, समस्या समाधान के लिए ये नहीं करेंगे। और ये फिक्स्डनेस जो हो गया फिक्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं कि इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों गलत है, यानी 1st एंड 2nd आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 2nd हो जाएगा। लास्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 30, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? देखिए पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। विचारावेश, स्कीमा, सक्रियता, संकल्पना, इसमें तो होता है संकल्पना, मानचित्र, रटना में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन 30 का हो जाएगा 1st। यानी फ्रेंड्स इस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का देखा, CDP का जो 23 दिसंबर का था, 23 दिसंबर ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसका था। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैथ्स का 30 क्वेश्चन, EVS का भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।